हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 12 ध्वनि का अध्ययन का आखिरी भाग देखने जा रहे हैं। और आखिरी भाग है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, जो इस पाठ का जो नाम ध्वनि है उसको आसानी से सुन लेता है। और वह महत्वपूर्ण अंग है मानव कान। मानव कान, यदि मानव कान ही न होते तो जो ये पाठ 12 का ध्वनि का भाग है ये ध्वनि ही नहीं होता। साइंस में से पाठ 12 ध्वनि पाठ होने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब मानव के पास कान नहीं है तो वो ध्वनि सुन ही नहीं सकता था। तो इसलिए इस हिसाब से, इस पाठ के हिसाब से हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग जो मानव कान है वो हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाठ का अंतिम भाग है। और अब तक हम पहचान लिए हैं कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार आती हैं, किस रूप में होती हैं। हमने तरंगों के 2 प्रकार पढ़े, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो हमने पहचाना कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं और वो हवा के माध्यम से संपीड़न, विरलन इस रूप में कंप्रेशन, रेरफेक्शन के सहायता से वो आगे बढ़ती है। ध्वनि स्रोत से जो सुनने वाला व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हमारे कानों पर जो ध्वनि पड़ती है वो हम आसानी से सुन लेते हैं। कौन सी क्रिया हमारे कान के अंदर होती है, बाहर वाला हिस्सा हम देख तो रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, और जब ध्वनि इसके अंदर जाती है तो अंदर आंतरिक क्रिया क्या क्या होती है, ये सब जानने के लिए ये भाग पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट को अच्छे से समझना है, फिर उसके स्पष्टीकरण को समझना है और समझ के अच्छे से लिखना है। यह हमारे पाठ का महत्वपूर्ण और अंतिम भाग है। तो ये हमारा हेडिंग है मानवीय कर्ण, ह्यूमन ईयर। 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव जिसको पीना कहते हैं, दूसरा मध्य कर्ण जिसे मिडल ईयर कहते हैं, तीसरा अंतर कर्ण जिसे इनर ईयर कहते हैं। डायग्राम में मैं ये पहले तीनों समझा देती हूँ। हमारी आकृति है, सिंपलेस्ट आकृति आप लोगों को बना कर दिया गया, आप आसानी से बना सकते हो। ये कान का बाहर का हिस्सा और इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो नली है अंदर की ओर जाती है, इतना भाग को हम बाह्य कर्ण बोलते हैं। फिर हमारा ये जो बीच वाली हिस्सा है जहाँ से कान की पर्दा शुरू होती है और ये आंतरिक हड्डी है, वहाँ तक हमारा मध्य कर्ण है। और आंतरिक हड्डियों की सहायता से अंतःकर्ण जुड़ा होता है। अंतःकर्ण में हमारा घोंघे की तरह कर्णावृंत होता है, कर्णवृंत कहते हैं, जो श्रवण तंत्रिका की सहायता से आगे इस ओर मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो ये हमारा 3 भाग है, हमने पहले आकृति में देख लिया। अब एक एक भाग का क्या कार्य हो मैं समझा दे रही हूँ। जो ध्वनि हम बाहर की ओर सुनते हैं, जो ये ध्वनि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इस ध्वनि की तरंगों को सबसे पहले एकत्रित करने का काम कौन कर रहा है? ये जो हमारा कर्ण पल्लव या पीना है, इसको अंग्रेजी में पीना कहते हैं, वो आकार भी सूप की तरह है और सारे ध्वनि को एकत्रित करने के लिए इस तरह का आकार दिया हुआ है। ध्वनि को एकत्रित करके श्रवण नलिका की सहायता से वो मध्य कर्ण की खोखली भाग में पहुंचाता है। तो ये हमारा है बाह्य कर्ण का लिखा हुआ भाग। यह बाह्य परिवेश की ध्वनि एकत्रित करता है और एकत्रित ध्वनि को श्रवण नलिका की सहायता से मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचाता है। तो यहाँ जो हमारा मध्य कर्ण का खोखली जगह आ गया है, यहाँ से एकत्रित ध्वनि का ये कर्ण पल्लव से एकत्रित ध्वनि इस नलिका की सहायता से मध्य कर्ण के खोखली जगह तक पहुँचता है, जहाँ पर वहाँ कर्ण पटल स्थित है। तो अब मध्य कर्ण का कार्य शुरू होता है। बाह्य कर्ण का कार्य आप लोगों को समझ में आ गया है। इतना ही है कि वो सारे ध्वनि को एकत्रित करके श्रवण नलिका से मध्य कर्ण की ओर ले जाता है। अब मध्य कर्ण का कार्य शुरू होता है। मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है जिसे कर्ण पटल या ईयर ड्रम कहते हैं, जो माध्यम से आने वाली ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि तरंगे आ रही हैं, हम पढ़े हैं ध्वनि तरंगे इस रूप में होती हैं।
जिसमें संपीड़न और विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस तरह से एक तरंग बनने के लिए एक संपीड़न एक विरलन चाहिए। तो ये सब एक तरंगे आती है, 2 तरंगे आती है, 3 तरंगे आती है। ये जब पहुंचती है तो माध्यम से जो आने वाली ध्वनि तरंगे का जब संपीड़न पहुंचती है, संपीड़न में हम जानते हैं कि वह माध्यम के जो ध्वनि तरंगों का कण होता है बहुत अधिक होता है, तो ये जाकर कर्णपटल पर अधिक दाब डालती है। अधिक दाब डालने से कर्णपटल अंदर की ओर दब जाता है। उसी समय पीछे से संपीड़न के साथ साथ विरलन भी पहुंचता है। विरलन में माध्यम के कण जो है, ध्वनि तरंगों के कण दूर दूर होते हैं, जिसमें दबाव कम होता है, तो ये कम दबाव पर्दे पर जाता है, जिससे पर्दावीर पहले अंदर की ओर दब गया था, अब बाहर की ओर चला जाता है, चला आता है। पहले अंदर की ओर गया, फिर बाहर की ओर गया। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि शेष संपीड़न के बाद विरलन, विरलन के बाद संपीड़न आती रहती है, जिससे जो पर्दा है पहले बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर, बाहर अंदर करता रहता है। निरंतर करने से पर्दे में कंपन शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है, उसे कर्णपटल कहते हैं। जब माध्यम से ध्वनि की संपीड़ित तरंग पहुंचती है तो दाब बढ़ने से पर्दा अंदर की ओर दब जाता है, और जब तरंगों का विरलन पहुंचता है तब पर्दे में कम दबाव से पर्दा बाहर की ओर आ जाता है। इस प्रकार कर्णपटल के अंदर बाहर 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 करने से कंपन होने लगता है पर्दे में। जैसे ही पर्दे में कंपन शुरू हुआ, आंतरिक हड्डियों से जुड़ा हुआ हमारा कर्णावृंत अंतःकर्ण में पाया जाता है। ये हमारा मध्य कर्ण हो गया। अब अगला भाग हम अंतःकर्ण शुरू कर रहे हैं, जिसमें आंतरिक हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ कर्णावृंत है, चक्राकार कर्णवृंत कर्णपटल से आने वाले कंपन को स्वीकारता है। जो ये कंपन आ रहा है पर्दे से, उसको स्वीकारता है, और ये कर्णावृत्त इस कंपन को विद्युत जो तरंगों में बदल देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका, यहाँ से देखो कंपन आया, कंपन आंतरिक हड्डियों से होता हुआ कर्णावृत्त में पहुंचा। कर्णावृत्त ने क्या किया, इसे विद्युत तरंगों में बदल दिया। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचाया गया, और मस्तिष्क ने इस ध्वनि को परिभाषित किया कि ये किस प्रकार की ध्वनि है, उच्च ध्वनि है, लो ध्वनि है, लड़के की आवाज़ है, स्त्री की आवाज़ है, किस प्रकार की ध्वनि है, ये हमारे मस्तिष्क ने उसे परिभाषित किया। और ये किस तरह से पहुंचा आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एक बार फिर आकृति से दोहरा देती हूँ कि ये जो हमारा पीना है ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है। वह ध्वनि एकत्रित ध्वनि को नलिका की सहायता से पर्दे तक पहुंचाता है। पर्दे में ध्वनि की संपीड़न जब आती है तो वह अंदर जाता है, जब विरलन आती है तो बाहर आता है। यह क्रिया बार बार अंदर बाहर होने से कंपन शुरू होता है। यह कंपन हमारा कर्णावृत्त स्वीकारता है और उस कंपन को विद्युत तरंगों में बदलकर श्रवण तंत्रिका को देता है। श्रवण तंत्रिका इसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क ध्वनि को परिभाषित करता है कि वह किस प्रकार की ध्वनि है। तो इस तरह से बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण का तीनों का कार्य पूरा देख लिया, और अभी से तुम समझ गए होगे कि हमारे कान के अंदर कैसे ये ध्वनि सुनने की क्रिया होती है। जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो सुनते समय ये क्रिया हो रही है तभी आप सुन पा रहे हो। अब इस कान जो महत्वपूर्ण एक अंग है उसे बचाने के लिए 3 उपाय बताए जा रहे हैं। इसे जरूर ध्यान में रखें और अपने घर में परिजनों, अन्य परिजनों को भी बताएं कि कान को स्वच्छ करने के लिए कान के अंदर कोई भी नुकीली चीज़ ना डालें, कोई भी लकड़ी ना डालें, या फिर अधिकतर आजकल फैशन में है, आपके हाथों में भी मोबाइल है, आप ईयरफोन लगा लेते हैं, तो ईयरफोन लगाकर गाने ऊंची आवाज़ में ना सुने, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ये सब नहीं करना चाहिए? क्योंकि कान का पर्दा बहुत ही पतला और नाजुक होता है और उसे इन सब से बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने कपाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ लिया जो बहुत ही ज़रूरी है और मानव का महत्वपूर्ण अंग है। इसे अच्छे से पढ़कर अच्छा सा चार्ट बनाकर इसे पूरा करें। थैंक यू।